गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट हमने आपसे बात की थी, राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में राजस्थान की स्थिति के बारे में बड़ी डिटेल से हमने चर्चा की आपसे। राजस्थान की स्थिति और स्थिति में भी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में आपसे मैंने डिटेल से चर्चा की है। इसमें देखिए हमने अक्षांशीय जो स्थिति है, इस अक्षांशीय स्थिति में एक शब्द काम में लिया था, कर्क रेखा। कौन सा शब्द? कर्क रेखा। देखो हम जानते हैं कर्क रेखा के बारे में कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और अब यह भी क्लियर हो चुका होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे काफी डिटेल से चर्चा की है। ये राजस्थान और मैप भी आज मैं साथ लेके आपको दिखाऊंगा। राजस्थान का ये नॉर्थ, ये राजस्थान का साउथ, ये राजस्थान का ईस्ट और ये राजस्थान का वेस्ट। हम जानते हैं दक्षिण में लिखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट और उत्तर में लिखते हैं 30 डिग्री 12 मिनट। और हम ये भी जानते हैं 23.5 डिग्री लिख दें या 23 डिग्री 30 मिनट लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि आधा डिग्री बराबर 30 मिनट। यहां अब मैं आपसे मैप पे बात करता हूं। देखो यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिएगा जीरो है। क्या है? जीरो है। और जीरो से हमने चलना स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4। ये उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 0 से चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और इस प्रकार से हम चले। राजस्थान का कौन सा हिस्सा आया? दक्षिणी हिस्सा। और कौन सबसे पहले क्या आया? 23 डिग्री 3 मिनट। देखो यहां से मैं ऐसे मान लेता हूं, यहां मैप पर ये 0 है और 0 से हम, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में हम चल रहे हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते हुए ये पॉइंट आता है। यहां जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला? आज देखो मैप पर बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये जिला है बांसवाड़ा। यहां आएगा 23 डिग्री 3 मिनट। उसके बाद देखो यहां आगे चलेंगे हम, ये 24 डिग्री है और ऊपर की बात करते हैं तो ये 25 डिग्री है। उसके बाद ये 26 डिग्री की बात करते हैं। उसके बाद यहां ये 27 की बात करता हूं। उसके बाद ये 28, ये 29 और ये 30 और ये 30 12। तो देखो यहां 23 3 से हम चले, हमने बात की, ये 24 है, ये 25 है, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30 और ये 30 डिग्री 12 मिनट। कोई दिक्कत? अब देखिए हमने कहा कि 23.5 डिग्री, मतलब ये 23 है और ये 24 है। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये है 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। और इसी को हम बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इसको समझने में। यहां ये 24 है और यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे क्या? 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है क्या? कर्क रेखा। इसी के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहली बात तो कर्क रेखा में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। देखो यहां दो शब्द है, एक शब्द है स्पर्श करती है और दूसरा है गुजरती है। ये अपना आप में बड़ा सस्पेंसिबल कंडीशन यहां है, कंफ्यूजन हो जाता है। यहां कुछ गाइडों में लिखा हुआ है कि कर्क रेखा जो है, देखो ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसके पास में ये एक जिला है, कौन सा? डूंगरपुर। कुछ गाइडों में आपको मिलता है कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से गुजरती हुई डूंगरपुर को स्पर्श करती है। देखो ऐसा नहीं है, स्पर्श करना और गुजरना, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई लगभग बीचों बीच से गुजरे तो उसको हम गुजरना मान ले, और अगर मान लो थोड़ा नीचे से या साइड से या टच करके निकले तो उसको हम स्पर्श करना मान ले। ऐसा नहीं है। देखो फाइनल आंसर हम कह सकते हैं स्पर्श करना गुजरना एक ही बात है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक जिला हम कह सकते हैं बांसवाड़ा है और दूसरा जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। देखो यहां ये कह सकते हैं कि भाई कर्क रेखा की ज्यादा जो लंबाई है, यह कर्क रेखा लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। और डूंगरपुर में भी नीचे एक जगह पड़ती है चिखली। डूंगरपुर के इस चिखली गांव से क्या करती है? ये गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। कंफ्यूजन नहीं रखना है, स्पर्श करना गुजरना एक ही बात है।
ठीक है, देखो लंबाई की जहां तक बात करते हैं, कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है, कहीं कुछ गाइडों में आप लोगों ने 26 किलोमीटर पढ़ा होगा, कहीं कुछ जगह आप लोगों ने 27 किलोमीटर पढ़ा होगा। इसकी औसत लंबाई जो है वो लगभग कितनी है, 27 किलोमीटर है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, 26 ऐसा तो नहीं एग्जैक्ट 26 है, ठीक है। तो औसत लंबाई के तौर पर हम इसको देखते हैं तो लगभग कितनी है, 27 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। तो देखो कर्क रेखा राजस्थान में आपको पता लगा होगा कि भाई राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही क्यों गुजरती है, क्योंकि 23 डिग्री 3 से दक्षिणतम छोर स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते 23, 3, 4, 5, 6 और जैसे ही 23, 30 आता है, इट मींस क्या आती है, कर्क रेखा, क्योंकि 23, 30 का मतलब भी कर्क रेखा ही है, ठीक है। तो कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, टोटल लंबाई की बात हुई। अब देखो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया पटवार एग्जाम 2011, पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, बात करता हूं पटवार एग्जाम 2011। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो देखो दोनों बातें मैं समझा देता हूं पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन के फिर पुनः बात करूंगा आपसे। एक तो होता है जिला मुख्यालय, क्या होता है, जिला मुख्यालय, और एक हम आपसे बात करेंगे ओनली क्या, जिला। जिला मुख्यालय मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब देखो जिला मुख्यालय क्या है, जैसे मान लीजिएगा कोई भी डिस्ट्रिक्ट, अलवर की अगर मैं बात करता हूं तो अलवर में जहां अलवर जिले का प्रशासनिक अधिकारी, अलवर जिले का जो प्रशासन है वहां वो जो जहां बैठता है वो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, एसपी, जिला कलेक्टर वगैरह जहां बैठते हैं, ठीक है, या विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी गण हैं जो जहां बैठते हैं उसको उस जिले का जिला मुख्यालय बोलते हैं। बाकी अब देखो अलवर में हम बात करते हैं तो अलवर जिले का जिला मुख्यालय बिल्कुल 4-5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और अलवर जिला जो है हम जानते हैं भिवाड़ी, बहरोड बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो बहरोड है या भिवाड़ी है उसको हम जिला मुख्यालय में शामिल नहीं करेंगे, अलवर जिले में शामिल करेंगे। तो जिला मतलब पूरा जिला, और जिला मुख्यालय मतलब जहां प्रशासनिक अधिकारी है, जहां प्रशासन बैठता है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं जिला मुख्यालय। देखो जिला मुख्यालय, जैसे बांसवाड़ा जिले की बात करता हूं, जिला मतलब पूरा जिला, और जिला मुख्यालय मतलब जहां बांसवाड़ा जिले के प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। तो देखो पहले हम जिला मुख्यालय की बात करते हैं, ये हमारी कर्क रेखा है और यहां है बांसवाड़ा जिले का जिला मुख्यालय। यहां मैं बात करता हूं ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर जिले का जिला मुख्यालय। ये एक जिला है उदयपुर, कौन सा जिला, उदयपुर, और ये उदयपुर जिले का जिला मुख्यालय। ये एक जिला है हमारे पास, कौन सा, प्रतापगढ़, और ये प्रतापगढ़ जिले का जिला मुख्यालय। अब मैं आपसे पूछूं, इसके अलावा देखो एक और जिला मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं नक्शे पर, ये एक जिला है झालावाड़, और ये झालावाड़ जिले का जिला मुख्यालय। अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन से जिले का है, यह क्वेश्चन पटवार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए इनमें सबसे निकट कौन है, बांसवाड़ा जिले का जिला मुख्यालय है। तो हम निकटतम की बात करेंगे, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर आएगा क्या, बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय बांसवाड़ा जिले का है। अब मैं पूछूं कि भाई कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका है। अब सर्वाधिक दूर की बात करूंगा तो यहां से सबसे ज्यादा दूर की मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा दूर हमारा कौन सा है, ये श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर में ये श्री गंगानगर जिले का जिला मुख्यालय है। तो सबसे ज्यादा दूर की बात करता हूं तो निश्चित रूप से श्री गंगानगर, सबसे निकट की बात करता हूं तो बांसवाड़ा। तो दूर की बात की तो हम श्री गंगानगर की बात करते हैं, और निकट की अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, बांसवाड़ा जिले की। देखो यहां क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, ये सब जानते हैं, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है, जिला मुख्यालय कौन सा है, बांसवाड़ा है। लेकिन अगर बांसवाड़ा कई बार ऑप्शन में नहीं डालता है तो देखिए फिर बांसवाड़ा के बाद निकटतम कौन है, डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद निकटतम कौन है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद यहां देखो उदयपुर से ज्यादा निकट इधर मैं देखूं तो झालावाड़ जिले का जिला मुख्यालय है, ठीक है। तो यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूं जिला,
कर्क रेखा, देखो ये भी अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां भी कंफ्यूजन अक्सर रहता है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे आंसर देते हैं बांसवाड़ा। नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से तो कर्क रेखा गुजरती है। क्या करती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से तो गुजरती है। जब इन जिलों से कर्क रेखा गुजर ही रही है तो क्या इनको हम निकट दूर मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, आप आंसर देंगे बांसवाड़ा, लेकिन बांसवाड़ा आंसर नहीं है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को हटा दीजिएगा आप। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जब आप हटा देंगे तब फिर देखो निकटतम, यहां नक्शे पर ध्यान दीजिएगा, यहां निकटतम जो जिला है वो आता है कौन? प्रतापगढ़। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्यों नहीं है? क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर से तो कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सर्वाधिक निकट जिले नहीं माने जा सकते। और सर्वाधिक दूर की बात करता हूं तो सर्वाधिक दूर, वापस में बात करता हूं, सर्वाधिक दूर की बात करता हूं तो देखो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जो जिला है वो कौन सा है? श्री गंगानगर। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला और कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला, यहां कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय और सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। देखो आप प्रतापगढ़ के बारे में फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा संशय होगा आपके दिमाग में, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। देखो यह है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये एक जिला है जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक जिला है जालोर। कौन सा जिला? जालोर जिला। अब देखिए जालोर जिला जो है क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? बिल्कुल नहीं करता। देखो जालोर जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। ऐसे ही मैं बात करता हूं, प्रतापगढ़ जिला कर्क रेखा को स्पर्श तो नहीं करता, लेकिन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हुई देखो कर्क रेखा की बात। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। देखो हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर क्या चमकता है? सीधा चमकता है। पहले भी मैंने आपसे बात की है। यहां भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। सूर्य वर्ष भर क्या चमकता है? सीधा चमकता है। यहां एक बात पूछी जाती है, भाई जब यहां हम कह दें कि भाई सूर्य सीधा चमक रहा है तो कई बार पूछा जाता है राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? तो आप बताइए सूर्य के सबसे निकट कौन है? बांसवाड़ा जिला है या श्री गंगानगर? तो हम जानते हैं निश्चित रूप से सबसे निकट कौन होगा? बांसवाड़ा होगा। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। और सर्वाधिक तिरछी किरणें, नेचुरल सी बात है, दूर कौन है? श्री गंगानगर है। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? श्री गंगानगर जिले में पड़ती हैं। तो ये तो हुई किसकी बात? कर्क रेखा की बात। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक था कर्क रेखा, लेकिन पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं। मैंने कहा कि अक्षांश और देशांतर स्थिति पढ़ने के बाद देशांतर जो है इनके आधार पर समय का निर्धारण होता है। ठीक है, कैसे होता है? मैंने बात की थी आपसे, 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग संपूर्ण विश्व की घड़ियां चलती हैं, संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता है। और 180 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग संपूर्ण विश्व की क्या तिथियां निर्धारित होती हैं। इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा कर रहा हूं। समय निर्धारण, कैसे समय को निर्धारित करते हैं? देखिए समय निर्धारण को समझने से पहले 2-3 बातें और आपको समझनी होंगी। क्या क्या समझनी होंगी? समय निर्धारण जो है वो डिपेंड करता है देशांतर के। समय निर्धारण जो समय को जो निर्धारित किया जाता है किसके अकॉर्डिंग निर्धारित होता है? देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। अक्षांश रेखाओं का समय निर्धारण में कोई रोल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात देखो, हम जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हम जानते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हैं उनको ही हमने क्या कहा है? देशांतर रेखा कहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं, ये हमारी क्या हुई?
देशांतर। बीचों बीच में देखो, सबसे पहले हमने बात की थी आपसे 0 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर? ये जो बीचों बीच में है ये कौन सा देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर है। और ये हम जानते हैं ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये कौन सा गोलार्ध है? ये पश्चिमी गोलार्ध है। देखो अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। हम ये भी जानते हैं कुल देशांतर कितने होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। समस्या क्या है? जनरली पृथ्वी जो है, आपसे पूछा जाए कि क्या पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है या पृथ्वी किसी प्रकार की गति करती है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो बड़ी समस्या है। यहां देखो 2 सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। एक सिद्धांत रहा है जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है ये टॉलेमी और उसके सहयोगियों ने दी, और इस टॉलेमी ने कहा कि भाई देखो पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या रहती है? स्थिर रहती है, और सूर्य जो है वो उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। सन चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये अवधारणा थी कौन सी? जियोसेंट्रिक अवधारणा टोलेमी के द्वारा दी गई। काफी लंबे समय से यह अवधारणा चलती रही। इसका मतलब इस अवधारणा ने पृथ्वी को स्थिर माना। आगे चलकर इस जियोसेंट्रिक अवधारणा को बदला गया। इसके स्थान पर एक नई अवधारणा निकल के आई। वो अवधारणा थी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक जो अवधारणा है ये पोलैंड के एक भूगोलवेत्ता हुए कोपरनिकस। इस पोलैंड के भूगोलवेत्ता या ज्योग्राफिस्ट कोपरनिकस जो है, इसने और इसके सहयोगियों ने एक अवधारणा दी। उस अवधारणा को कहा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। देखो हेलियोसेंट्रिक जो अवधारणा है, इस अवधारणा के अनुसार सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। अचानक हम ये कहें कि भाई टोलेमी की हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के, जियोसेंट्रिक अवधारणा के जस्ट अपोजिट कौन सी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा रही है। देखो यहां ऐसी घटना घटित हुई क्योंकि पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता था प्राचीन समय में, और सूर्य को देवता के रूप में। देवी देवताओं के बारे में टोलेमी ने जो कहा भाई स्थिर रहती है, ये सूर्य चारों चक्कर लगाता है, इस अवधारणा को अचानक बदल दिया गया कि देवता मतलब सूर्य स्थिर रहता है और देवी मतलब पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई कि भाई इतने लंबे समय से तो पृथ्वी स्थिर थी, देवी स्थिर थी, और अचानक देवी जी को चक्कर लगवा दिया। ठीक है, कोपरनिकस के काफी साथियों को धार्मिक लोगों ने मार डाला कि भाई हमारे देवी देवताओं के बारे में जो इतने लंबे समय से जो बातें चली आ रही हैं उनको आप इस प्रकार से कैसे बदल रहे हो। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यही थी, वास्तविकता थी सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि भाई पृथ्वी स्थिर रहती है, अपने अक्ष पर घूमती है, चारों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन अब देखिए पृथ्वी गति तो करती है, ये हम सुनिश्चित कर चुके हैं भाई पृथ्वी गति करती है, लेकिन कितने प्रकार की गति करती है? पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक गति को बोलते हैं हम परिभ्रमण। कौन सी गति? परिभ्रमण गति, रोटेशन भी इसको बोल देते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति और दूसरी कौन सी है? परिक्रमण गति। देखो परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर क्या है? सबसे पहले मैं परिभ्रमण की बात करता हूं। देखो अब मैं ग्लोब को लेकर आता हूं, यह हमारी ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा, यह पृथ्वी का अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना, मतलब पृथ्वी स्थिर है और अपने इस प्रकार से अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। इस प्रकार से पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा किया जाता है कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लगभग कितने समय में? 24 घंटे में। लगभग हम कह सकते हैं 1 दिन में। तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है, जिसे कितने समय में पूरा करती है?
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड या लगभग 24 घंटे या एक दिन। देखो एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं परिभ्रमण के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, हमने कह दिया परिभ्रमण करती है, रोटेशन करती है, लेकिन समस्या यह है कि किस डायरेक्शन में करती है। देखो ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब पृथ्वी भाई ऐसे भी तो घूम सकती है, मतलब यहां ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे भी तो घूम सकती है, और पृथ्वी ऐसे भी घूम सकती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, और यह हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर। समस्या यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखना, आगे मैं आपको जब क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें यह बात आपको बहुत काम आएगी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, यह तो हुई किसकी बात, परिभ्रमण की बात। अब मैं बात करता हूं परिक्रमण। परिक्रमण का तात्पर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर कंटिन्यू घूमती रहती है। ठीक है, दिन रात बनते रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं कौन सी गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण, और ये कंटिन्यू बनते रहते हैं, तो कंटिन्यू पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। और अपने अक्ष पर घूमते घूमते पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और अपने अक्ष पर घूमते घूमते पृथ्वी सूर्य के क्या करती है, चारों ओर चक्कर भी लगाती है। अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। परिक्रमा देना, परिक्रमा दी होगी आप लोगों ने, कई सारे मंदिरों में जाते हैं जब हम, तो क्या करते हैं, परिक्रमा देते हैं भाई, मंदिर का जो गर्भगृह है उसके चारों ओर परिक्रमा देते हैं। तो परिक्रमा देना, ऐसे ही पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या देती है, परिक्रमा देती है, परिक्रमण करती है। इसलिए इस गति को हम बोल देते हैं परिक्रमण गति। क्या बोल देते हैं, तो एक तो हो गया हमारा परिभ्रमण गति और एक हो गया हमारा परिक्रमण गति। देखो परिक्रमण का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करना, अपने ही अक्ष पर घूमना, ये तो हमने बोल दिया परिभ्रमण, और अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के क्या करना, चारों ओर चक्कर लगाना, ये कहलाता है परिक्रमण। और निश्चित रूप से पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो है 365 सही 1/4 दिन। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं, कौन सी गति के कारण बनती हैं ऋतुएं, चूंकि हम जानते हैं 4 महीने सर्दी, 4 महीना वर्षा, फिर उसके बाद 4 महीने गर्मी, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पृथ्वी पर ऋतुएं जो बनती हैं वो परिक्रमण गति के कारण बनती हैं, और पृथ्वी पर दिन रात जो बनते हैं वो परिभ्रमण गति के कारण बनते हैं। तो देखो ये पूरी बात थी भाई, पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर घूमती है या नहीं घूमती है, पृथ्वी गति करती है नहीं करती। तो दो प्रकार की गति हुई, एक परिक्रमण और दूसरी परिभ्रमण। देखिए परिभ्रमण जो गति है, अब मान लीजिएगा पृथ्वी, ये भी हमने क्लियर कर लिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब हम ये कह सकते हैं इधर से इधर की ओर घूमती है। क्लियर हुआ। अब देखिए पृथ्वी द्वारा जब एक चक्कर पूरा किया जाता है, पृथ्वी द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर जब एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा किया जाता है, तो एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय, अभी मैंने बात की लगभग कितने घंटे, 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट। जो लीप वर्ष बनता है ना, 4 वर्ष बाद एक दिन, फरवरी में 29 दिन का आता है, जो इसी के कारण बनता है, क्योंकि अगर ये पूरा होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ठीक है, देखो एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगे, कितने घंटे, 24 घंटे। और घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दूं, 60 से मल्टीप्लाई किया, तो एक चक्कर पूरा करने में 1440 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 1440 मिनट लगे। अब देखिए जब 1440 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया, तो कितने देशांतर, पृथ्वी एक चक्कर में कितने देशांतर घूम गई भाई, 360 देशांतर पूरे कर लिए। 360 देशांतर कितने समय में पूरे हुए, 1440 मिनट में पूरे हुए। अब मैं कहूं कि भाई एक देशांतर या दो देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में समय में कितना अंतर पैदा होगा, तो 1440 में 360 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। और 1440 में जब 360 का भाग लगाएंगे तो निकल के आएगा 4 मिनट। इसका मतलब पृथ्वी पर एक देशांतर से, ये 0 है बीचों बीच में, एक देशांतर, ये पूर्वी गोलार्ध है, मान लो ये पूर्वी गोलार्ध में एक देशांतर और इधर पश्चिमी
गोलार्ध में एक देशांतर, ठीक है, हम घूमते हुए जाते हैं। 0 से 1 पर आने में और 1 से यहां 2 पर जाने में समय में जो अंतर होगा कितने कितने मिनट का होगा, 4-4 मिनट का होगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर या 2 देशांतरों के मध्य समय में जो अंतर होगा वो कितने मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा। यह बात भी समझना बहुत जरूरी था। 2 देशांतरों के मध्य समय में अंतर कितना होता है, 4 मिनट होता है। बता देते हैं इजी गोइंग कि भाई 2 देशांतरों के मध्य समय में अंतर कितना होता है, 4 मिनट होता है। लेकिन 4 ही मिनट क्यों होता है, यह बात आपको अब समझ में आई होगी, क्योंकि एक राउंड पूरा करने में लगते हैं 1440 मिनट और 360 देशांतर एक राउंड में पूरा कर लेती है। 360 का भाग लगाते हैं कितने मिनट, 4 मिनट। कोई दिक्कत? अब देखिए मैं आगे आपसे बात करता हूं, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो हमने कहा है कि भाई 0 डिग्री देशांतर के अनुसार संपूर्ण विश्व का समय कैसे निर्धारित होता है। अब मैं आपसे आगे बात करने जा रहा हूं। देखिए जनरली ये जो हमारी पृथ्वी है, हम जानते हैं आगे 0 है, ये हमारी पृथ्वी है, ये देखो ये पृथ्वी है, इस पे आगे क्या है 0 है और पीछे क्या है 180 है। अब ये तो राउंड शेप में है, मैं इसको खोल देता हूं। खोलने का तात्पर्य हम समझें, ऐसे समझें कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, आगे 0 है, पीछे 180 और इसको मैं ऐसे खोल देता हूं, ठीक है। ऐसे खोल दूंगा तो बीचों बीच में क्या आ जाएगा हमारा, देखो 0 बीचों बीच में आ जाएगा और 180 पीछे था। अब 180 या तो इधर आएगा या इधर आएगा। इधर मान लीजिए हम इधर 180 मान लेते हैं, बीच में 0 आएगा तो इधर 179 आएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखिए हम ऐसे समझें, जब हमने खोला इसको तो बीचों बीच में क्या आया, 0 आया, ऐसे करके बीचों बीच में 0 आया। इधर हमने ले लिया 180 और इधर हमने ले लिया 179। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर हमने मैं बात करूं आपसे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं बोर्ड पर मैं। हाँ देखिए ये हमारा 0, इधर 180 और इधर लिख देता हूं मैं 179। अब देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये लो भाई, ये हमारी पश्चिमी डायरेक्शन है और ये हमारी क्या है, पूर्वी डायरेक्शन है। या हम ये कहें कि भाई इधर से इधर चलेंगे तो ये पूर्व है और इधर से इधर चलेंगे तो ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है। अब देखो यहां ऐसे करके हम चलेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 180, ऐसे 0 से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 180। अब देखिए हम जानते हैं इंडिया जो है पूर्वी गोलार्ध में है, पढ़ा है हमने राजस्थान में, पढ़ा नहीं पढ़ा, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतरों की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया यहां है, यहां कौन है, इंडिया है। निश्चित रूप से इंडिया में यहां है कौन, अरुणाचल प्रदेश, और यहां हम जानते हैं ये कौन है, यहां है गुजरात। देखिए समस्या क्या है, अभी मैंने कहा और यहां मैं इस पर राजस्थान को भी साथ के साथ इंडिकेट कर देता हूं। ये राजस्थान है, राजस्थान में यहां हम देखते हैं तो ये धौलपुर जिला है और यहां हम देखते हैं तो ये जैसलमेर जिला है। अभी मैंने आपसे बात की है कि 2 देशांतरों के मध्य समय में अंतर होता है, कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। अब राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे बात करूं, राजस्थान का देशांतरीय अंतर कल मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम इस प्रकार से हमने अंतर निकाला था, 78 17 में से क्या कम किया था, 69 30 कम किया था। टोटल निकल के आया था 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखिए 2 देशांतरों के मध्य समय में अंतर कितना, 4 मिनट। तो 8 डिग्री 47 जो मिनट है, इन को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हम कहेंगे कि भाई टोटल राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है इसमें कितना समय में कितना अंतर आएगा। देखो कहने का मतलब यह है कि यहां हम राजस्थान का मैप, अगर मैं इस प्रकार से राजस्थान का मैप देखते हैं तो हम लिखते हैं यहां लिखते हैं क्या 69 30 और यहां लिखते हैं 78 17। इन दोनों के मध्य कितने देशांतर का अंतर है,
8 डिग्री 47 मिनट। तो समय में यहां जैसलमेर के समय में और यहां धौलपुर के समय में कितना अंतर होगा, यह भी देखने वाली बात है। देखो 8 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, कितने मिनट निकल के आए, 32 मिनट। उसके बाद 47 जो है इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 7 चौका 28 और 4 चौका 16 और 2 18, 188 सेकंड। 60 का भाग लगा देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3 मिनट 8 सेकंड। तो 32 में हम 3 मिनट और 8 सेकंड और जोड़ दें, 3 मिनट 8 सेकंड और जोड़ दें, तो हमारे पास निकल के आएगा 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई धौलपुर के समय में और जैसलमेर के समय में, कौन से समय में वो भी मैं आपसे बात करूंगा, अंतर दोनों देशांतरों के हिसाब से, देशांतरों के अंतर के हिसाब से धौलपुर और जैसलमेर के समय में कितना अंतर होना चाहिए, 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट हम पढ़ते हैं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए क्या धौलपुर की घड़ी में और जैसलमेर की घड़ी के समय में क्या अंतर होता है, नहीं होता। ऐसे अगर मान लो इस प्रकार से अंतर होता, अब मैं इंडिया की बात करता हूं, अरुणाचल प्रदेश का देशांतर और गुजरात का जो देश, मतलब सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो इंडिया है, इनके देशांतरों में अगर मैं अंतर देखता हूं तो लगभग निकल के आता है कितने देशांतर, लगभग 30 देशांतर। कितने देशांतर, 30, 67 से 97, ये 67 और ये 97, लगभग 30 देशांतर का डिफरेंस निकल के आता है। 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने मिनट निकल गया, 120 मिनट। भाग लगाते हैं 60 का, लगभग कितने घंटे, 2 घंटे। इसका मतलब यह हुआ कि भाई अरुणाचल प्रदेश की घड़ी और गुजरात की घड़ी में कितना समय में अंतर होना चाहिए, 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। लेकिन क्या 2 घंटे का अंतर होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा होता तो देखो बड़ी समस्या पैदा हो जाती। जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ, मान लेते हैं एसएससी का एग्जाम हुआ, क्योंकि हम जानते हैं भाई एसएससी का एग्जाम तो पूरे इंडिया में एक साथ ही हेल्ड होता है मोस्टली, ठीक है। एसएससी का एग्जाम हुआ, स्टार्ट होना था सुबह 10 बजे। कब होना था, सुबह 10 बजे एसएससी का एग्जाम स्टार्ट होना था। ये लो भाई, अरुणाचल प्रदेश में 10 बज गए, गुजरात में बजेंगे कितने, 8, क्योंकि समय में अंतर देखना है हमें, कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। 2 घंटे का पेपर था। ये 10 से कितने बज गए, 12 बज गए, और ये 8 से कितने बजे, 10 बजे। अरुणाचल प्रदेश में तो क्या हो गया, पेपर समाप्त, और गुजरात में पेपर क्या हो रहा है, स्टार्ट ही हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या पेपर आउट होने से बच जाएगा, नहीं बचेगा निश्चित रूप से। इस प्रकार से क्या समय में अंतर होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो सारे लोग अपनी अपनी घड़ी देखकर अपने अपने ऑफिस जाएंगे, या फिर जो भी है, ट्रेनें, सारी चीजें देश की क्या हो जाती हैं, अव्यवस्थित हो जाएंगी। क्योंकि दिल्ली में कुछ बजेगा, गुजरात में कुछ बजेगा, यूपी में कुछ बजेगा, राजस्थान में कुछ बजेगा, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी घड़ियों के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया, प्रत्येक देश जो है वो किसी ना किसी मानक देशांतर, हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को 24 मानक देशांतरों में क्या कर दिया गया, संपूर्ण पृथ्वी पर 24 मानक देशांतर निर्धारित कर दिए गए। जो देश जिस मानक देशांतर पर अवस्थित है, उस देश पर उसी मानक देशांतर के अकॉर्डिंग समय निर्धारित होगा, या वो ही उस देश का मानक समय होगा। देखिए ये 0 डिग्री मतलब हम कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा। अब मैं आपसे बात करूं भाई इंडिया का मानक देशांतर क्या है। इंडिया का जो मानक देशांतर है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि भाई इधर ये पूर्व है, इधर पश्चिम है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडिया का मानक देशांतर है। आप लोगों ने देखो मोबाइल्स वगैरह में कई बार इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से GMT प्लस 5.5 घंटे, इस प्रकार से देखा होगा। इसका मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब ग्रीनविच रेखा पर जो बज रहा है। अरे भाई इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी तो साबित करना है, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है इसको हमने कहा प्रधान मध्याह्न रेखा है, संपूर्ण विश्व का समय इसके अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। तो
कैसे होता है वो भी तो देखना है। ग्रीनविच मीन टाइम, किसी भी कंट्री में आप चले जाइएगा ये GMT जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम से प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब पीछे। समय आगे है कितने घंटे? 5.5 घंटे। कहां है? इंडिया में। इंडिया में समय ग्रीनविच मीन टाइम मतलब 0 डिग्री देशांतर से समय कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है ये भी बात हम समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि 5.5 घंटे आगे क्यों है। देखिए 0 डिग्री और 82.5 जो डिग्री है दोनों का डिफरेंस देखते हैं। भाई 0 और 82.5 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 82.5 आएगा। और हम जानते हैं दो देशांतरों के मध्य समय अंतर कितना है? 4 मिनट है। इंटू 4 330 मिनट। 60 का भाग लगाएंगे 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब इंडिया का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। यही चीज अगर हम यहां देखो, बांग्लादेश है, कौन है? बांग्लादेश। और यहां कौन है? यहां पाकिस्तान है। यही चीजें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में देखते हैं तो बांग्लादेश का जो मानक देशांतर है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है और पाकिस्तान का जो मानक देशांतर है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब पाकिस्तान में देखो यही शब्द पाकिस्तान में क्या लिखा मिलेगा? ये मिलेगा 0 से 75 का डिफरेंस हम निकालेंगे 75 इंटू 4 300 भाग 60 कितने घंटे? 5 घंटे। यही बात पाकिस्तान में मिलेगी हमें क्या? GMT प्लस 5 घंटे, ठीक है। अब मैं बांग्लादेश के संदर्भ में देखता हूं। बांग्लादेश का जो मानक देशांतर है 0 से कितने आगे है? 90। और 90 को हम इस प्रकार से देख लें 90 इंटू 4 360 360 भाग 60 इक्वल टू कितने घंटे? 6 घंटे, ठीक है। तो यही बात बांग्लादेश के संदर्भ में हम देखें तो बांग्लादेश के संदर्भ में मिलेगी हमें GMT प्लस 6 घंटे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रत्येक देश का अपना अपना मानक देशांतर होता है। इंडिया का मानक देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। अब जो इस देशांतर पर बजेंगे उसी के हिसाब से घड़ियां एडजस्ट होंगी गुजरात की और उसी के हिसाब से घड़ियां एडजस्ट होंगी क्या? अरुणाचल प्रदेश की। तो ये बात तो समय की जो समस्या थी। अब 2 समय निकल के आए हमारे पास। देखो मैं एक राजस्थान की बात कर लेता हूं। मानक समय के हिसाब से ही राजस्थान में धौलपुर में बजेंगे और मानक समय के हिसाब से ही कहां? जैसलमेर में बजेंगे। लेकिन स्थानीय समय देखो 2 समय निकल के आए हमारे पास। एक तो मानक समय, कौन सा समय? मानक समय। मानक समय तो वो है जो 82.5 पर बजेगा, वो पूरी इंडिया में बजेगा। एक होता है स्थानीय समय। कौन सा समय? स्थानीय समय। देखो स्थानीय समय क्या है? जो जगह या जो जिला या जो राज्य या जो देश जिस देशांतर पर स्थित है उस देशांतर के हिसाब, जैसे मैं यहां भी आपसे बात कर रहा था धौलपुर और जैसलमेर। धौलपुर और जैसलमेर के मानक समय में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 82.5 के अकॉर्डिंग बज रहे हैं। लेकिन स्थानीय समय में क्या होगा? अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग देशांतरों पर अवस्थित है। ये 69-30 पर है और ये 78-17 पे है। तो दोनों के स्थानीय समय में तो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होगा, लेकिन मानक समय में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक लास्ट बात और बची है, वो क्या है? देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि GMT प्लस 5.5 घंटे। ये प्लस क्यों है, माइनस क्यों नहीं है? देखिए ये पूर्वी डायरेक्शन है, पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी है। पहले ही मैं आपसे क्लियर कर चुका हूं। विश्व में हम देखते हैं उगते हुए सूर्य का देश, और उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं किसे? जापान को। क्यों बोलते हैं पहले ये समझ लीजिएगा। देखिए ये हमारी ग्लोब है और ग्लोब में ये जापान है, ठीक है। ये जापान है। प्रारंभिक तौर पर स्थिति यहां ये सूर्य है, ठीक है। और हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे घूमती है। अभी देखो मैं इसको रोटेट करूंगा। अभी इस प्रकार से सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर। इस प्रकार से जब इस पृथ्वी का घूमना स्टार्ट होगा तो सूर्य के सामने सबसे पहले कौन आएगा? जापान आएगा। कौन आएगा?
सबसे पहले जब जापान सूर्य के सामने आएगा तो निश्चित रूप से सबसे पहले सूर्योदय भी कहां होगा, जापान में होगा। उसके बाद पृथ्वी इस प्रकार से रोटेट करती है और रोटेट करते करते जब इंडिया की बारी आती है तो इंडिया में देखिए पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन आता है? इंडिया में सबसे पहले सूर्य के सामने, हम ये कहें कि भाई इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां होता है? क्योंकि भाई जापान के बाद बहुत सारे कंट्री, जब इंडिया आता है तो इंडिया का सबसे पूर्वी हिस्सा सूर्य के समक्ष आएगा, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है। सूर्य क्या है? सूर्य तो स्थिर है, लेकिन इसके साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, और हम ये भी जानते हैं कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है। तो पहले 179 सूर्य के सामने आएगा, फिर 178 आएगा, फिर 177 आएगा, 176 आएगा, फिर 90 आएगा, और 90 जैसे आता है लगभग बांग्लादेश के जस्ट ऊपर ही अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश सूर्य के सामने आएगा। तो सूर्योदय पहले कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी उसी हिसाब से, देखो राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए, भाई राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, तो देखो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य के सामने कौन आएगा? धौलपुर आएगा या जैसलमेर आएगा? तो सबसे पहले धौलपुर आएगा, क्योंकि जब इधर से भी रोटेट कर रही है पृथ्वी तो पहले जापान के बाद यहां हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान के संदर्भ में कौन? धौलपुर। फिर धौलपुर के बाद इस प्रकार से चलते हुए फिर कौन आएंगे? सबसे लास्ट में सूर्योदय कहां होता है? राजस्थान के संदर्भ में जैसलमेर, और इंडिया के संदर्भ में कहां? गुजरात। कोई दिक्कत? ये प्लस क्यों? प्लस इसलिए है, अब आप मुझे बताइए पहले कहां बजेंगे? पहले लंदन में बजेंगे या फिर जापान में बजेंगे? नेचुरल सी बात है भाई, पहले सूर्य के सामने जापान आ रहा है तो जापान में बजेंगे, ठीक है, और बाद में कहां बजेंगे? लंदन में बजेंगे। इसलिए क्योंकि यहां हमने लिखा है जीएमटी के समय से आगे, तो जीएमटी के समय से बताओ पहले सूर्योदय हो रहा है तो समय निश्चित रूप से आगे ही होगा, ठीक है। देखो अब मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिएगा बांग्लादेश में सूर्योदय सुबह के 6 बजे होता है। कब होता है? बांग्लादेश में जो सूर्योदय होता है वो सुबह 6 बजे हुआ, 6 AM, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इंडिया में कितने बजेंगे? क्योंकि बांग्लादेश में तो सूर्योदय हो गया, क्योंकि बांग्लादेश तो सूर्य के सामने जा चुका है। इंडिया में कितने बजेंगे? क्योंकि इंडिया का मानक देशांतर कितना है? 82.5। तो बांग्लादेश का मानक देशांतर कितना है? 90। तो 90 के हिसाब से बांग्लादेश में तो 6 बज गए, और हमने मान लिया कि भाई 6 बजे सूर्योदय होता है। अब इंडिया की घड़ी में कितने बजेंगे या कितने बज रहे हैं इस समय? इंडिया की घड़ी में कितने बज रहे होंगे? कैसे पता करेंगे? देखो बांग्लादेश का मानक देशांतर और इंडिया का मानक देशांतर, बांग्लादेश का कितना है? 90 है, और इंडिया का कितना है? 82.5। दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कितना आता है? 7.5। और दो देशांतरों के मध्य समय में अंतर कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मिनट निकल के आए? 30 मिनट। अब देखिए इंडिया में बज रहे होंगे कितने? 5.5। क्यों? बांग्लादेश में 6 इसलिए बज रहे हैं क्योंकि पहले बांग्लादेश सूर्य के सामने आया, यहां सूर्योदय हो गया है, उससे 30 मिनट इंडिया का समय पीछे है। इंडिया का समय पीछे है। अगर इधर की बात करते, यहां किसी कंट्री की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आगे होगा, क्योंकि हम इधर की बात कर रहे हैं तो पीछे होगा। ऐसे ही मैं पाकिस्तान की आपसे बात करता हूं, पाकिस्तान में कितने बज रहे होंगे? अब देखिए इंडिया का मानक देशांतर और पाकिस्तान के मानक देशांतर, क्योंकि यहां 75 है, यहां 82 है, इनमें दोनों में डिफरेंस कितना होगा? इनमें भी 7.5 का ही होगा, ठीक है। तो कितने मिनट का निकल के आएगा? 30 मिनट। तो यहां भी हम कह सकते हैं 30 मिनट कम, मतलब कितने बज रहे होंगे? 5। अब देखिए पृथ्वी और रोटेट की, यहां समय बढ़ा, यहां समय बढ़कर हो गया 6.5। कितने हो गए? 6.5। यहां मैं बात करता हूं इंडिया में समय बढ़कर हो गया कितना? 6। अब देखिए 6 बजे चूंकि सूर्योदय हमने मान रखा है सूर्योदय 6 बजे होता है, तो पहले बांग्लादेश में यहां सूर्योदय हुआ। जब बांग्लादेश में 6:30 बजे तो इंडिया में कितने बजे? 6 बजे। अब सूर्योदय कहां हो गया है? इंडिया में हो गया है। और पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में कितने बजेंगे? 5:30। कोई दिक्कत? और आगे बढ़ाता हूं, देखो यहां बजेंगे मान लीजिएगा सुबह के 7। खूब अच्छी खासी धूप आ गई है, ठीक है। इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में बजेंगे कितने? 6:30, ठीक है। थोड़ा सूर्योदय के बाद थोड़ी और लाइटिंग हो गई है। अब मैं बात करूं पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान में कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। अब सूर्योदय कहां हो गया है? पाकिस्तान में हो गया है। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि भाई
0 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? अलग अलग कंडीशन में। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन यहां सुबह के 6 बज रहे हैं, यहां 5:30 बज रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में 5 बज रहे हैं, लंदन में कितने बजेंगे? मतलब 0 डिग्री देशांतर पर कितने बजेंगे? तो डिफरेंस निकालेंगे, नेचुरल सी बात है। अगर मान लो आपको समय दे दे कि भाई पाकिस्तान में 5 बज रहे हैं, या आपको समय दे दे कि भाई बांग्लादेश में 6 बज रहे हैं, लंदन में कितने बजेंगे, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश का समय लंदन के समय से आगे है। और कितना आगे है? 6 घंटे आगे है। कितना आगे है? 6 घंटे आगे है। तो अब देखिए लंदन, यहां मैंने अभी आपसे बात की थी, इंडिया की बात मैं पुनः कर लेता हूं, इंडिया के संदर्भ में टाइम देखते हैं। इंडिया का समय लंदन के समय से जीएमटी से कितना आगे था? 5.5 घंटे। और इंडिया में सुबह के कितने बज रहे हैं? 5:30 बज रहे हैं। तो लंदन में रात्रि के बजेंगे कितने? 12। रात्रि के कितने बजेंगे? 12। देखो इंडिया में सुबह के 5:30, बांग्लादेश में सूर्योदय हो रहा है, इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 5 बज रहे हैं, और लंदन में रात्रि के 12 बज रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो और आगे बढ़ाता हूं मैं, इसी समय को और आगे बढ़ाता हूं। देखिए मान लीजिएगा, अब मैं एग्जांपल, देखो समय निर्धारण को बिल्कुल फाइनल लास्ट स्टेज में लेके जा रहा हूं। मान लीजिएगा बांग्लादेश में दिन की सुबह के कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं। नेचुरल सी बात है, इंडिया में कितने बजेंगे? 11 बजेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद मैं बात करूं भाई पाकिस्तान में कितने बजेंगे? पाकिस्तान में कितने बजेंगे? 10:30 बजेंगे। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई लंदन में कितने बजेंगे, तो देखो अगर पाकिस्तान के हिसाब से लंदन में निकालना है तो पाकिस्तान 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। निश्चित रूप से दोनों के समय में अंतर 75 के हिसाब से निकालते हैं, तो 75 × 4 कितना? 300/60, मतलब कितने घंटे? 5 घंटे। तो 5 घंटे कम बजेंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 5 घंटे कम बजेंगे, इंडिया की बात करेंगे तो 5.5 घंटे कम बजेंगे, और बांग्लादेश की बात करेंगे तो कितने घंटे? 6 घंटे कम बजेंगे। तो आप किसी भी इंडिया के संदर्भ के हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान के संदर्भ के हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हैं, और बांग्लादेश का। मैं इंडिया की बात कर लेता हूं, 5.5 घंटे क्या करने? कम करने हैं। अब देखिए यहां दिन के 11 बज रहे हैं, तो यहां हमें कितना टाइम कम करना है? 5.5 घंटे कम करना है। तो कितने बजेंगे भाई? सुबह के 5:30 बजेंगे। 5:30 बज रहे हैं, इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे है। 5.5 को आप जोड़ के देखिए, देखो 5.5 में 30 मिनट जोड़ेंगे 6 बज जाएंगे, और 5 घंटे और जोड़ेंगे तो 11 बज जाएंगे। ठीक है, अब मान लो इंडिया में बज रहे हैं 11:30। इंडिया में जब 11:30 होंगे तो नेचुरल सी बात है बांग्लादेश में दिन के बजेंगे कितने? 12। पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान में दिन के बजेंगे कितने? 11। और अब मैं यहां बात करता हूं, देखो मैंने आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड किया है, तो यहां भी आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। यहां बजेंगे सुबह के 6। जब इंडिया में दिन के 11 बज रहे थे, उस समय लंदन में क्या हुआ? सूर्योदय हुआ। क्योंकि 6 बजने की कंडीशन को हमने सूर्योदय की कंडीशन माना, तो देखो यहां बिल्कुल, जब बांग्लादेश में दिन के 6 बज रहे थे, इंडिया में दिन के 11:30 बज रहे थे, पाकिस्तान में दिन के 11 बज रहे थे, और लंदन में सुबह के 6 बज रहे थे। ठीक है भाई, ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल की आपसे बात करता हूं। देखो नेचुरल सी बात है, यहां एक बात आपको प्रॉपर वे में समझ में आई होगी। जैसे जैसे ये 180 लिख देता हूं वापस, जैसे जैसे हम 0 डिग्री देशांतर से जैसे जैसे हम पूर्वी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे वैसे समय बढ़ रहा है। जैसे देखो 10:30, 11, 11:30, 11, 11:30, 12। तो जैसे जैसे हम पूर्वी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे वैसे समय क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सूर्य के सामने पहले ये वाली देशांतर आएंगी, बाद में ये वाली आएंगी। तो ऐसे ही हम 0 डिग्री देशांतर से जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे, समय क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्यों घटेगा? क्योंकि पहले इधर वाले देशांतर पर बजेगा, बाद में इधर वाले देशांतर पर बजेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप कर देता हूं।
मान लीजिएगा ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है और ये पश्चिमी डायरेक्शन है और ये क्या है, ये पूर्वी डायरेक्शन है। मैं क्वेश्चन पुटअप कर देता हूं, इस प्रकार से लिख देता हूं, यहां चूंकि हम जानते हैं 180 है और यहां हम जानते हैं कितना है, 179 है। ठीक है, मान लीजिएगा मैं यहां लिख देता हूं 100, क्या लिख देता हूं, 100 डिग्री। पूर्वी होगा, नेचुरल सी बात है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारा क्या, पश्चिमी। 100 पर कोई समय में लिख देता हूं या फिर मैं 100 की बजाय 0 पर लिख देता हूं। 0 पर मैंने लिख दिया भाई यहां शाम के कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। शाम का 6 बजने का मतलब पीएम। ठीक है, इधर भी 100 आएगा लेकिन इधर पश्चिमी देशांतर आएगा और इधर भी मैंने 100 लिख दिया, इधर क्या है, पूर्वी देशांतर आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे तो इन दोनों पर समय चाहिए भाई कितना बज रहा है। 0 डिग्री पर मैंने आपको समय दे दिया है, अब मुझे बताइए भाई 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का डिफरेंस निकालिए। पहले डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा भाई, 100 में से 0 घटाएंगे, 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितने मिनट आए, 400 मिनट। 400 मिनट में किसका भाग लगाया, 60 का घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 6 घंटे और 40 मिनट। अब देखिए यहां कितने बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। पूर्वी देशांतर पर समय पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से समय क्या होगा, प्लस होगा, और पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, माइनस होगा। अब शाम के 6 बज रहे हैं, हमें समय प्लस करना है, कितना करना है, 6 घंटे 40 मिनट करना। अब शाम के 6 में आप 6 घंटे जोड़िए, रात्रि के 12 बजेंगे, 40 मिनट और जोड़िए, कितने बजेंगे, 12:40 AM बजेंगे या PM, अब बजेंगे क्या, AM, क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद AM क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहां रात्रि के 12:40 होंगे, कोई दिक्कत। शाम के 6 में 6 घंटे 40 मिनट जोड़ा तो रात्रि के क्या होंगे, 12:40 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पश्चिमी देशांतर की, वही अंतर निकालेंगे कितने घंटे का, 6 घंटे 40 मिनट का। अब देखिए यहां रात्रि के कितने बज रहे हैं, 12:40, यहां शाम के कितने बज रहे हैं, 6, और 0 के बाद फिर बजेंगे पश्चिमी देशांतरों पर, मतलब माइनस करना है, किस में से, 6 में से करना है। आप इसमें से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। पहले मैं 0 डिग्री के अकॉर्डिंग लिखता हूं। 0 डिग्री के अकॉर्डिंग हमें 6 घंटे 40 मिनट कम करने हैं। कम करने पहले पूरे 6 घंटे कम कर दीजिएगा। पूरे शाम के 6 बज रहे हैं, आप घड़ी को घुमाकर वापस ले आइएगा, कितने घंटे पीछे, 6 घंटे पीछे, तो दिन के 12 बजेंगे कि नहीं बजेंगे। और 40 मिनट और कम करिएगा, 40 मिनट और कम करेंगे तो 11:20। AM आएगा या PM आएगा, AM आएगा। क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद ही तो PM स्टार्ट होता है। ठीक है, चूंकि हम तो घड़ी को वापस घुमा के ले आए हैं, 12 बजे से पहले ले आए हैं, मतलब क्या आएगा, AM आएगा। ठीक है, तो ये सुबह के हम कह सकते हैं 11:20 होंगे, AM होगा, और ये रात्रि के क्या होंगे, 12:40। देखो 0 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने ये आंसर निकाल दिया है। अगर आप ये कहें सर ये हटा दो बीच में से, हमें तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह समय दिया हुआ है 12:40 और हमें आंसर चाहिए 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो देखो पहले हमें 100 डिग्री पूर्वी से 0 पर आना होगा। 0 पे आएंगे तो कितने देशांतर आएंगे, 100 देशांतर आएंगे। फिर 0 से पश्चिमी में 100 जाना पड़ेगा, तो 100 ये हो गए भाई, 100 ये हो गए, और 100 ये, मतलब कितने हो गए, 200। और 200 को 4 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, कितने मिनट आए, 800 मिनट। 800 मिनट में क्या कर दो भाई, 60 का भाग लगा दो, और 60 का भाग लगाएंगे तो लगभग आएगा 13 घंटे 20 मिनट। कितना आएगा, 13×6=78, 13 घंटे 20 मिनट। अब आप रात्रि के 12:40 में से 13 घंटे 20 मिनट क्या करिए, घड़ी को पीछे लेके आइए, घुमा के लेके आइए। ठीक है, 12 घंटे में तो एक दिन हो जाता है, बेसिकली दिन का आधा सा पार्ट हो जाता है। घुमा के लेके आएंगे वापस हम, 12 में से 12 घंटे पूरे कम करिएगा। ठीक है, तो जो रात्रि के बज रहे दिन के बजने लग जाएंगे। 12 में से अगर 12 घंटे पूरे कम कर दिया आपने, जो रात्रि के बज रहे किसके बजने लग जाएंगे, दिन के बजने लग जाएंगे। ठीक है, और दिन उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट और कम करना है। ठीक है, और इधर 40 मिनट भी कम करनी है।
ठीक है। तो 80 मिनट में से 40 मिनट कम करेंगे, फिर शेष जो 40 बचेंगे उनको कम करेंगे, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई रात्रि के 12:40 में से आप 13 घंटे 20 मिनट कम करना, आंसर आपका यही आएगा। तो बात तो वही है, 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग निकाल लो चाहे 100 डिग्री, आपको किसी भी एक देशांतर पर समय मिल जाए, बाकी देशांतरों पर समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी निर्धारित कर लें। ये लो मैं यहां बदल देता हूं, ये 80 है, यहां बदल देता हूं ये 70 है, ठीक है। लिखेगा आपको 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये समय बज रहा है, 0 पर निकालिए, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से मैं 0 पर निकालता हूं, 80 के हिसाब से निकालता हूं। 80 इधर है, रात्रि के 12:40 हो रहे हैं, मुझे चाहिए 0 पर समय। किस पर चाहिए? 0 पर समय चाहिए। तो दोनों का अंतर निकालिए भाई, दोनों का अंतर कितना आएगा? 80 आएगा। 80 इंटू 4 मतलब 320, 60 का भाग लगाया, 5 घंटे 20 मिनट। अब चूंकि इधर जा रहे हैं तो समय क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। 5 घंटे 20 मिनट कम करिए, पहले 5 घंटे कम करिए। जब आप 5 घंटे कम करेंगे तो निश्चित रूप से 12 बज रहे हैं रात्रि के, 5 घंटे कम करेंगे तो शाम के कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। फिर आप 20 मिनट और कम करिए, ठीक है, 7:20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई रात्रि के 12 में से 7 घंटे कम किए तो शाम के कितने बजे? 5 घंटे कम किए तो शाम के 7 बजे। उसके बाद आपको 20 मिनट और कम करनी है, 20 मिनट और कम करेंगे तो 40 में से 20 कम कर दो, शाम के कितने बजेंगे? 7:20। शाम के 7:20 में आप 5 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे, 7 5 12 और 20 और 20 40, तो रात्रि के कितने बजे? 12:40 हुए। इस प्रकार से आप एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आप खुद लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, वो कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, किस प्रकार से उसको सोल्व करना था, मैं आपसे यहां डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं उसके सॉल्यूशन के बारे में। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी उसमें रहा है। क्वेश्चन पूछा गया पटवार एग्जाम 2009, पटवार एग्जाम 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या था? देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय साय 6:15 पर घाटोल भारतीय मानक समय साय 6:15 पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा? यह क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2009 में पूछा गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो दिखने में बड़ा क्रिटिकल लग रहा है। देखो दो समय हो गए, एक तो मैंने अभी आपसे बात की थी मानक समय, और पूछ रहा है क्या? स्थानीय समय। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये 0 डिग्री मतलब ग्रीनविच रेखा, और ये कह रहा है भारतीय मानक समय। मानक समय का तात्पर्य है मानक देशांतर, और मानक देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारतीय मानक समय साय 6:15, तो मानक देशांतर पर शाम के कितने बज रहे हैं भाई? 6:15। ये मानक देशांतर हुआ इंडिया का, और यहां कितने बज रहे हैं? 6:15 शाम के बज रहे हैं। देखो उसने साय लिखा है तो पीएम होगा, ठीक है। पर घाटोल, घाटोल वैसे बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, लेकिन जगह से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो समय निकालने के लिए देशांतर चाहिए। ठीक है, यहां घाटोल की जगह बांसवाड़ा लिख दे, बांसवाड़ा की जगह डूंगरपुर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आगे पढ़ता हूं। 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशों का समय निर्धारण में कोई रोल नहीं होता, ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन में डाली जाती हैं।
आगे मैं पढ़ता हूं तो अक्षांश का रोल समाप्त हुआ। आगे देखते हैं 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये चाहिए हमें। तो क्या चाहिए? देशांतर चाहिए, क्योंकि समय का निर्धारण तो देशांतर के अकॉर्डिंग होता है। और कितना देशांतर है? 74 डिग्री 30 मिनट या 74.5 है। ठीक है, देखो 0 से ये 82.5 है, तो यहां आएगा क्या? 74.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, चूंकि हम बात ही पूर्वी की कर रहे हैं। ठीक है, तो घाटोल किस देशांतर पर है? 74.5 डिग्री पर है। यहां है घाटोल। यहां समय, स्थानीय समय पूछ रहा है। मानक समय तो बड़ा हो, चाहे घाटोल हो चाहे अलवर हो। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए? स्थानीय समय की बात कर रहे हैं आपसे, तो स्थानीय समय क्या होगा? बड़ा इजी है। देखिए, लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, पहले हम मानक समय की बात कर रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं। मानक समय से हम इधर जा रहे हैं, मतलब पहले देखो 82.5 पर बजेंगे, बाद में 74.5 पर बजेंगे। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 74.5। 82.5 में से 74.5 कम करेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 देशांतरों के समय में अंतर कितना है? 4 मिनट। 8 चौका 32 मिनट। कितने मिनट हुए? 32 मिनट का डिफरेंस निकल के आया 82.5 और 74.5 में। अब देखो 82.5, चूंकि मैंने कहा कि भाई जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाएंगे समय घटेगा। अब इस 82.5 की तुलना में तो हम पश्चिम में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 32 मिनट का समय क्या कर देंगे? 32 मिनट का समय हम यहां कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 32 मिनट का समय जब हम यहां कम करेंगे, 6:15 में से 32 मिनट जब हमने कम की, तो निकल के आएगा हमारा 5:43 PM। 5:43 में 32 मिनट आप जोड़िए, निकल के आएगा क्या? 6:15। तो बड़ा इजी है। इस प्रकार से वो यहां मान लो 70 लिख देता, फिर आंसर पूछ लेता, तो आप उसी हिसाब से डिफरेंस क्रिएट करके आंसर निकाल सकते। आप प्रैक्टिस करना, मुझे उम्मीद है। देखो बड़ा इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आई तो फिर भी मैं आपसे एक और इजी तरीके की बात करता हूं। जिस भी देशांतर पर समय दिया हुआ है, किसी भी, चाहे वो पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, उसके बाद उसके पश्चिम और पूर्व की डायरेक्शन देख लीजिएगा। पश्चिम में अगर देशांतर पर समय पूछ रहा है तो घटा दीजिएगा, और पूर्व में पूछ रहा है तो बढ़ा दीजिएगा। मान लीजिएगा यहां 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कोई समय दे रखा है। 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कोई समय दे रखा है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। यहां मान लो 5:40 दे दिया PM, और यहां चूंकि हम जानते हैं 180 तक भी आ सकता है, और यहां दिया हुआ है मान लीजिएगा 90। अब आपसे पूछता है कि भाई 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आंसर निकालिए। तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा कि जिस भी देशांतर पर समय दिया हुआ होता है उसको आप आधार मान लीजिएगा। आधार का तात्पर्य, जैसे 70 पर दिया हुआ है तो मैं अपना आपको 70 पर खड़ा कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे देखो इधर वाले पे पूछ रहा है तो घटा देंगे, मतलब पश्चिम वाले पे पूछ रहा है तो घटा देंगे, और पूर्व वाले पर पूछ रहा है तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इधर वाले पर बढ़ा देंगे समय, और इधर वाले पर क्या कर देंगे? डिफरेंस निकाल के घटा देंगे। इस प्रकार से ये हुई हमारी किसकी बात? समय निर्धारण की बात। तो 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग समय कैसे निर्धारित होता है, ये बात हम कर चुके हैं। एक लाइन और मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस क्लास में। वो लाइन क्या है? देखिए, मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री जो देशांतर है, निश्चित रूप से इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटेड लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके अकॉर्डिंग विश्व में तिथियों का निर्धारण होता है, डेट्स का निर्धारण होता है। कैसे होता है? बड़ा इजी है। देखो एक ही लाइन में मैं आपको समझा दूंगा। यहां मैंने कहा कि 179 है, यहां 178, 777, इस प्रकार से आते हुए यहां क्या आ गया? यहां 0 है। उसके बाद फिर पश्चिम में चलेंगे, फिर यहां 1 2 3 4 5 6 7, यहां 180 है। ठीक है, अब देखिए 179 यहां जापान है, और वैसे यहां ग्लोब पर अगर हम देखते हैं यहां USA है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक आने में कितने देशांतर चलनी पड़े हमें? 0 को काउंट किया, 0 से 179, 0 से 179 का मतलब 180।
भाई 1 से 179 मतलब 170 और एक 0 है मतलब 180। ठीक है, अब देखो 0 को इधर काउंट कर लिया, अब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर के हम 180 तक जा रहे हैं, तो कितने आ गए 180। तो 180 इधर और 180 इधर, टोटल कितने 360। अब देखिए मान लीजिएगा यहां कोई भी जगह है, इस जगह के समय में और इस जगह के समय में टोटल कितने देशांतर का अंतर है 360। मतलब यहां से यहां जाने में हमें कितने देशांतर चलना होगा 360 देशांतर, और 360 देशांतर चलेंगे तो दो देशांतरों के मध्य समय में अंतर कितना है 4 मिनट, मतलब 1440 मिनट। और 1440 में हमने भाग लगा दिया कितने घंटे का 60 घंटे का, मतलब 60 मिनट का, मतलब कितने घंटे 24 घंटे। मतलब इस पॉइंट, ये इस स्थल के समय में और इस स्थल के समय में कितना डिफरेंस है 24 घंटे का है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे खोल रखा है, इसको अगर मैं वापस यूं जोड़ दूंगा तो निश्चित रूप से 179 और 180 पास पास होंगे। अब 180 के इधर और 180 के इधर, क्योंकि मान लीजिएगा मैं यहां 170 मानता हूं, 179 मानता हूं, तो यहां से हम घूमते घूमते पहले 0 पे आएंगे और 0 से घूमते घूमते हम कहां जाएंगे 180 पे जाएंगे। तो कितना देशांतर 360, और 360 देशांतर का मतलब पूरा करने में 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो यहां हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आज तारीख है कितनी 24/7/2020 है, तो यहां जब 24 तारीख है तो यहां 24 घंटे बाद की तारीख है, अभी यहां 23 ही है। ठीक है भाई, जब यहां पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, जब यहां 24 होगा तो जस्ट उधर, उधर मतलब इधर, क्योंकि हम 180 के इधर की बात, इसको हम पीछे से जोड़ देंगे तो ये वाली पोर्शन जगह जो है, ये वाली जो जगह है हमारी, यहां मैं लिख देता हूं 24/7/20, ये वाली जो जगह घूम के इधर आएगी। जब यहां 24 तारीख है तो यहां 23 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में हमें, चूंकि यहां 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते, इस प्रकार से हमने खोला है, तो 360 देशांतर, इस देशांतर के 180 के इर्द दोनों साइड, इधर और इधर की अगर हम बात करते हैं तो समय में, तिथि में एक डेट का क्या आ जाता है फर्क आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि हमें टोटल 179 से 180 पर जाने में 360 देशांतर चलना होता है। 360 का मतलब 24 घंटे में हम ये सफर तय करते हैं। तो यहां 24, यहां 23, जब यहां 24 होगा तो यहां क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटेड लाइन। देखो राजस्थान के ज्योग्राफी में इन सारी बातों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके समझाई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो क्लास आपको बड़ी पसंद आई होगी और पूरा डिटेल से देखते हुए आगामी वीडियो क्लास के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।